हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनसीईआरटी में जब प्रीवियस बुक्स में फर्स्टली ये 4 ऑफ द बॉडी टिश्यूज एनिमल टिश्यूज का इंट्रोडक्शन देता था, देन ये 3 ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी आपको देता था। नंबर 1 अर्थवॉर्म, नंबर 2 कॉकरोच एंड लास्टली अबाउट द फ्रॉग। बट अब जो न्यू अपग्रेडेड एनसीईआरटी है उसमें से सब कुछ हटाकर सिर्फ और सिर्फ ये एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो मैंने आपको पहले की 3 वीडियोस में आपको टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी करवाई है, एनिमल टिश्यूज़ की, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अर्थवॉर्म और कॉकरोच को आप स्किप कर सकते हो और हम विद स्टार्ट करते हैं जो अभी एट प्रेजेंट एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और वो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो हमको यहाँ पर फ्रॉग को बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हमें देखना है। मेनली हमें 2 चीज़ें देखनी है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी होती क्या है, आप खुद बताओ मुझे। अगर मैं मॉर्फोलॉजी पूछूं तो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नली कैसा दिख रहा है, बाहर से क्या क्या फीचर्स हैं, वो हो जाती है मॉर्फोलॉजी। और अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी हो जाती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कि उसकी बॉडी में इंटरनली क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो हो जाती है उसकी एनाटॉमी। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं फ्रॉग जिसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। क्या नाम होता है? राना टिग्रीना। और अगर हम बात करें तो वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? द फाइलम इज कॉर्डेटा। क्लास कौन सी होती है? एम्फीबिया। एंड जीनस इज राना एंड स्पीशीज का नेम क्या हो गया? टिग्रीना। तो आपको ये चीज़ें पहले से समझ में आती हैं, आपने पढ़ा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने पढ़ी हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सारा तो नहीं, बट हाँ हम जैसे अब किंगडम आपको समझ में आता है कि ऑब्वियसली एनिमल किंगडम होगा, फाइलम कॉर्डेटा हो गया, क्लास कौन सी होगी? एम्फीबिया। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन या फिर सिस्टमिक पोजीशन या फिर टैक्सोनॉमी में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जनरल बातें अबाउट राना। दैट इज राना टिग्रीना इज द मोस्ट कॉमन स्पीशी इन इंडिया। जो फ्रॉग है जिसकी वेराइटी राना टिग्रीना मोस्ट कॉमन वेराइटी इन इंडिया है, इंडिया में मिलने वाली एक बहुत ही आम वेराइटी है। दे आर पोइकिलोथर्म्स। अब पोइकिलोथर्म से आप क्या समझते हैं? पोइकिलोथर्म मतलब कि कोल्ड ब्लडेड। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी टेम्परेचर किसके साथ में फ्लक्चुएट होता है? फ्लक्चुएट्स या चेंजेस विद एनवायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में या फिर जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आए वो चेंजेस आएंगे इनके बॉडी टेम्परेचर में। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। लेकिन हम जो है हम है वार्म ब्लडेड। हमें बोला जाता है हमको क्या बोला जाता है? होम्योथर्म्स। हमें ऐसा क्यों बोला जाता है? हमको बोला जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के या एक्सटर्नल कंडीशन के साथ साथ चेंज नहीं होता। ओके, समझ में आ गया? तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो दे आर कोल्ड ब्लडेड, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद एनवायरमेंट, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स या फिर चेंजेस विद एनवायरमेंट। दे कैन चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, कैमोफ्लाज। अब उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टी। तो कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज होता है छुपना। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा जो कैमेलियन होता है वो क्या करता है? कैमोफ्लाज करता है। तो कैमोफ्लाज का क्या मतलब होता है? जिस भी वो लकड़ी पे बैठता है वो उसकी कलर का हो जाता है। अब ब्राउन कलर की लकड़ी पे ब्राउन कलर का वो बैठा है कैमेलियन, तो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो बस इसीलिए उस जो प्रॉपर्टी होती है कैमोफ्लाज वाली वो प्रेजेंट होती है फ्रॉग्स में भी। ये आपको सुनने में कुछ नया लग रहा होगा कि फ्रॉग्स ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लाज, बट इट इज देयर। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो जो कैमोफ्लाज की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें फ्रॉग में जिसमें वो अलग अलग कलर्स एक्वायर कर लेता है, इसको बोला जाता है मिमिक्री। क्या बोला जाता है? मिमिक्री। तो कैमोफ्लाज और मिमिक्री में डिफरेंस क्या हो गया बताओ? कैमोफ्लाज और मिमिक्री में क्या डिफरेंस हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मिमिक्री इज अ टाइप ऑफ कैमोफ्लाज। मिमिक्री क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कैमोफ्लाज। और साथ ही साथ
कैमोफ्लाज का ये मतलब होता है कि एनवायरमेंट में ही छुपना, जैसा आपका बैकग्राउंड है आप उसी में कुछ एकोमोडेट होगा वैसे ही होगा। लेकिन मिमिक्री का क्या मतलब है, कलर में चेंजेस आना, दैट इज नोन एज मिमिक्री। तो कैमोफ्लाज और मिमिक्री में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडरगो एस्टिवेशन, समर स्लीप एंड हाइबरनेशन, विंटर स्लीप रिस्पेक्टिवली, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। अब इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है जो शो करते हैं वो प्रॉपर्टी, दैट इज एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप, एंड हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप। तो समर्स और विंटर्स में आपको जनरली फ्रॉग नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन वाले फेज में होते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। आपको फ्रॉग्स दिखते हैं बारिश के मौसम में, वो भी बारिश के मौसम में इसलिए देखते हैं क्योंकि बारिश होती है तो जनरली सॉइल के नीचे रहते हैं, तो जो उनके घर होते हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं उसमें पानी भर जाता है, पूरा सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो इसलिए निकल के वो बाहर आते हैं। आगे बात समझ, ओके। तो विंटर्स और समर्स में वो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो क्या जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ आपको समझ में आई बात, ओके। अब हम आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नली क्या क्या फीचर होते हैं फ्रॉग पे। सबने ही देखा होगा फ्रॉग यार, ऐसे तो कोई नहीं होगा जिसने फ्रॉग नहीं देखा है। नहीं देखा तो ये देख लो, बना हुआ है हमारे पास एक अच्छा सा हरा हरा फ्रॉग। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो बॉडी जो होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ये वाला पोर्शन है दिस इज द हेड पोर्शन, एंड जो रिमेनिंग ये पीछे वाला पोर्शन है दिस इज द ट्रंक पोर्शन। तो इंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक और टेल इसमें नहीं होती है। टेल की अगर हम बात करें तो जो लार्वा होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, टेडपोल्स जो होते हैं उनमें टेल होती है, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि टेल कभी नहीं होती, उनके लार्वल स्टेज में टेल देखने को मिलती है जब वो रहते हैं क्या, टेडपोल्स रहते हैं। स्किन इज मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। अब इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी रहती है, स्किन इनकी मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी क्यों रहती है, बिकॉज उस पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्किन पे क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण इनकी स्किन बहुत स्मूथ एंड स्लिपरी रहती है। Color of dorsal side is olive green with dark irregular spots and ventral side is pale yellow. अब आपको ऊपर से तो ये जो दिख रहा है ये मेढक, आपको दिख रहा है ना ये मेढक, तो डार्क ग्रीन कलर का रहता है और इस पर कुछ स्पॉट्स रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो डॉर्सल साइड जो होता है वो ऑलिव ग्रीन रहता है और इस पर डार्क कलर के इरेगुलर स्पॉट्स रहते हैं। दिस इज द डॉर्सल सरफेस, ऊपर वाला, इस पर डार्क कलर है और कुछ धब्बे धब्बे हैं। नीचे वाले सरफेस की बात करें, नीचे वेंट्रल कैसा दिखता है, कभी देखा है उल्टा हो गया फ्रॉक आपके सामने, कभी उल्टा उल्टा कर दिया हो आपने मारने वारने में, तो वो आपको अगर ध्यान दिया हो तो पेल येलोइश होता है, जो वेंट्रल साइड से इट इज पेल येलोइश। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, फैक्ट हो गया, याद रखने की बात हो गई। कभी कोई जीके वीके के क्वेश्चन में या तुम्हारे मजे लेने के लिए कोई पूछ लेके, अरे चलो तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुम बताओ फ्रॉग पानी पीता है क्या, तो नो, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, पानी नहीं पीता, बट इट एब्जॉर्ब्स इट फ्रॉम हिज स्किन, वो अपने स्किन से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। A mouth, paired nostril and bulged eyes covered by nictitating membrane are present. अब माउथ, अगर हम हेड की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होता है, माउथ होता है, आईज होती हैं एंड पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो हेड पे क्या प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट है, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है एंड माउथ प्रेजेंट है, ओके। एंड जो आईज होती हैं जो बल्ज्ड होती हैं, आपने देखा होगा बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है, निकली हुई रहती है और उसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। विच मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। सो आईज आर बल्ज्ड एंड इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। दिस इज द एवरीथिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। अभी कुछ और बातें भी देखते हैं बट सबसे पहली बात, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, ओके। कलर वेंट्रल साइड पे पेल येलो, डॉर्सल साइड पे डार्क ग्रीन और उस पर स्पॉट्स होते हैं। बॉडी या स्किन स्लिपरी होती है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड्स। हेड पे क्या रहता है, हमारा आईज होती हैं, नॉस्ट्रल होते हैं और माउथ होता है, और आईज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ओके। चलो कुछ और बातें देखते हैं आगे। ऑन आइदर साइड ऑफ द आईज दे हैव अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द टिम्पैनम। अब कान नहीं होते प्रॉपर, ईयर्स अगर आप बोलो प्रॉपरली तो ईयर्स इसमें एब्सेंट है, लेकिन ईयर्स इसमें एब्सेंट है, लेकिन एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, जिसे क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। तो टिम्पैनम प्रेजेंट होती है हेड वाले रीजन में, जो कि काम करती है फंक्शंस एज ईयर्स।
ईयर्स का काम क्या है? सुनना, हियरिंग। तो इनमें प्रॉपर ईयर्स नहीं है, बट दे हैव अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नोन एज टिम्पैनम जो हियरिंग का फंक्शन करता है। 4 limbs, 4 digits, and hand limbs, 5 digit, help in swimming, walking, leaping, burrowing. Hand limbs are larger and muscular than the 4 limbs. अब आपकी बॉडी में 2 टाइप के लिम्स होते हैं, ये जो ऊपर होते हैं these are known as upper limbs और the 4 limbs, और जो ये जो नीचे होते हैं हाथ पैर, वो जो होते हैं पैर जो होते हैं they are the lower limbs और the hind limbs. इसी टाइप से भी फ्रॉग में जो आगे के 2 पैर होते हैं, लिम्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर जो आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो आगे के जो 2 लिम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 4 लिम्स, और जो पीछे के जो 2 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइंड लिम्स। अब हाइंड लिम्स और 4 लिम्स एंड होता है, अगर हम अपने 4 लिम्स की बात करें, अपर लिम की बात करें, तो एंड किस में हो रहा है? फिंगर्स में। वैसे ही इनके भी 4 लिम और हाइंड लिम एंड होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं डिजिट्स, जिन्हें क्या बोलते हैं? डिजिट्स। तो अगर हम 4 लिम्स की बात करें तो इट एंड इन 4 डिजिट, इनके सिर्फ 4 ही उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर है हाथ की अगर बात कर रहे हैं, और अगर पैर की बात करेंगे, हाइंड लिम्स की बात कर रहे हैं, तो दे एंड इन 5 डिजिट स्ट्रक्चर। तो आगे वाले लिम्स 4 लिम्स एंड इन 4 डिजिट्स एंड हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स। और ये जो हाथ और पैर हैं 4 लिम्स हाइंड लिम्स किस में हेल्प करते होंगे? चलना फिरना, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, जंपिंग, बरोइंग, इस सब में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स बड़े होते हैं, बट ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये जो पैर वाले स्ट्रक्चर है हाइंड लिम्स जो हैं ये बड़े होते हैं, और जो 4 लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। फीट है वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। अब वेब्ड डिजिट्स का क्या मतलब होता है? देखो, एक में अगर मैं बात करूँ तो हमारी सारी फिंगर्स के बीच में ये स्पेस है ना, गैप है ना, लेकिन इनकी जो डिजिट्स हैं उसके बीच में गैप्स नहीं होता, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के जो पैर होते हैं वो आपको किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? इस टाइप के जो पैर हैं वो उनको अच्छी तरीके से स्विम करने में हेल्प कर रहे हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है कि देख के, है ना, जस्ट बाय सीइंग, मॉर्फोलॉजी से ही आप बता सकते हो कि इज दिस अ मेल एंड इज दिस अ फीमेल। जैसे कि ह्यूमंस में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, आप देख के, आप बाय अपीयरेंस बता सकते हो कि वेदर इट इज़ अ मेल और वेदर इट इज़ अ फीमेल। सो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब आप कैसे बताओगे मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या डिफरेंसेस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स? सबसे पहली बात, मेल्स हैव sound producing vocal sacs and also copulatory nupatal pad on the first digit of the forelimb which are absent in female frog। तो 2 चीजें होती हैं मेल फ्रॉग में जो फीमेल फ्रॉग में नहीं होती। सबसे पहली बात, जो टर्र 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 आपको आवाज आती है मेढक की, वो हमेशा होती है मेल फ्रॉग की। तो लड़के ही हमेशा टर्र टर्र बोलते हैं, लड़कियां नहीं बोलती। तो मेल फ्रॉग के पास होता है वोकल कॉर्ड या वोकल सैक जिसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करता है और फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड चीज जो होता है हमारे मेल फ्रॉग के पास, तो मेल फ्रॉग में जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं ना जिसमें 4 डिजिट में एंड हो रहे हैं, 4 लिम्ब की डिजिट पर प्रेजेंट होता है कॉप्यूलेटरी पैड। क्या प्रेजेंट होता है? कॉप्यूलेटरी पैड। तो कॉप्यूलेटरी पैड सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है। इस कॉप्यूलेटरी पैड का फंक्शन क्या है? टू होल्ड द फीमेल फ्रॉग ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, फीमेल फ्रॉग को पकड़ के रखना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन। तो कॉप्यूलेशन के टाइम पे ये कॉप्यूलेटरी पैड हेल्प करता है। तो मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, 2 फीचर्स, मेल में एक तो वोकल सैक होते हैं तो प्रोड्यूसिंग टर्र टर्र साउंड, एंड सेकेंड इज कॉप्यूलेटरी पैड जो उसकी फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब पे प्रेजेंट होता है। तो 4 डिजिट है ना, तो 4 में से फर्स्ट वाली डिजिट पर कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होती हैं। ओके, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं विद द एनाटमी। तो आपको पता है अगर हम एनाटमी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें एनाटमी में वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स को डिटेल में देखना पड़ेगा। हम पहले देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी सिस्टम्स। ये सारे सिस्टम्स ऑफ अ फ्रॉग को हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलो सबसे पहले हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मोर और लेस इट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। जितनी चीज़ें ह्यूमंस में होती हैं उतनी ही चीज़ें फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती हैं। तो इनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम
जो होता है फ्रॉग का, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो शॉर्ट होती है। तो ये क्वेश्चन आता है सबसे पहली बात तो कि व्हाई द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट इन फ्रॉग्स। तो उसका आंसर होता है बिकॉज फ्रॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं और इसीलिए इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। तो मेन यहाँ से आपको जो कंसेप्ट सीखना है वो ये सीखना है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन लंबी होती है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है तो टोटल जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी भी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। और अगर कार्निवोर्स की बात करें तो उसमें इंटेस्टाइन छोटी होती है, तो इसीलिए पूरे एलिमेंट्री कैनाल की भी लेंथ छोटी हो जाती है। तो फ्रॉग्स की बात करें तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है बिकॉज दे आर कार्निवोरस, है ना, और इसलिए इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है। माउथ, अब देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल, अभी हम एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आता है सबसे पहले स्टार्टिंग विथ माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस द फूड पाइप, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, द रेक्टम एंड द क्लोका तो अगर हम यहाँ तक बात करें, यहाँ तक रेक्टम के पहले तक, तो रेक्टम के पहले तक इट इज सिमिलर टू अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमंस के अंदर भी सेम यही सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। और लास्ट इसमें एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं क्लोका। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आप जल्दी से रिवाइज करो। माउथ, देन द सेक्शन बकल कैविटी, देन उसके बाद आता है कॉमन फॉर एयर एंड फूड फेरिंग्स, देन ईसोफेगस फूड पाइप, देन फूड पाइप से पहुंचता है स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड रेक्टम से फाइनली क्लोका। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल में देख लिया क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम सेकंड बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले आता है लिवर। क्या आता है? लिवर। तो लिवर क्या सिक्रीट करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर सिक्रीट बाइल जूसेस। व्हाट डज लिवर डू? लिवर सिक्रीट बाइल जूसेस, और ये बाइल जूसेस जाके स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। किस में स्टोर होते हैं? गॉल ब्लैडर में। तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सी पढ़ ली आपने? डाइजेस्टिव ग्लैंड, लिवर। फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड द बाइल जूसेस आर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, सिमिलर टू ह्यूमंस। सेकेंड ग्लैंड हम देखेंगे पैनक्रियाज। सेकेंड ग्लैंड कौन सी है इसमें? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या कर रही है? इट प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज है उसका काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करना जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अच्छा, अभी आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, आपकी बुक्स में नहीं है, उस चैप्टर को हटा दिया गया है, तो आपको ये चीज़ें एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे कप ऑफ टी लगती हैं, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, है ना, पीस ऑफ केक बोलते हैं ना, बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज सेम टू सेम ह्यूमंस जैसा है, बल्कि उससे थोड़ा सा ईजी ही है। तो आपने एलिमेंट्री कैनाल देख ली, आपने दो ग्लैंड्स देख ली। फर्स्ट इज लिवर जिसका काम है बाइल जूसेस सिक्रीट करना, सेकंड इज पैनक्रियाज जिसका काम है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना। बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस दोनों ही डाइजेशन की प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बायलोब्ड टंग, और जो इनकी टंग है जिससे ये खाने को कैप्चर करते हैं, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, दैट टंग इज बायलोब्ड, उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, तो दे हैव बायलोब्ड टंग्स। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर क्लियर हुई, उसमें क्या क्या रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। आगे देखो डाइजेशन कैसे होता है। तो गैस्ट्रिक जूस एंड HCl सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल डाइजेस्ट द फूड। अब जब स्टमक में खाना पहुंचता है तो स्टमक में कौन से जूसेस आ जाते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस और साथ ही साथ में वहाँ पे आता है HCl। तो पेट में पहुंचा, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, गैस्ट्रिक जूस और HCl ने मिलकर खाना जो है उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है स्टमक में, इसको हम लोग बोलते हैं काइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। और अब ये जो काइम है या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड खाना जो पेट से, अब वो कहाँ पहुँच जाएगा? अब वो पहुँच जाएगा इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँच जाएगा? इंटेस्टाइन और द ड्यूडेनम। तो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कहलाता है ड्यूडेनम। क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो पिक्चर एक क्रिएट करते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सपोज ये हो गया उसका फूड पाइप और ये हो गया उसका स्टमक, छोटा सा स्टमक बना देते हैं, और स्टमक के बाद ये हो गई उसकी इंटेस्टाइन। ये क्या हो गई? उसकी इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो आया वो क्या था? काइम बन गया, और फिर ये काइम ट्रांसफर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम जो हो गया इसको क्या बोल रहे हैं? ड्यूडेनम बोल रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आ गया, और ड्यूडेनम में साथ ही साथ में लिवर और पैनक्रियाज पढ़ के आए हो ना, तो लिवर और पैनक्रियाज से सिक्रीशंस आते हैं थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। तो लिवर, यहाँ पे एक छोटा सा लिवर बना दो, है ना, ये लिवर हो गया, और यहाँ पे एक छोटी सी
पैनक्रियाज बना दो। तो पैनक्रियाज से और लिवर से, दोनों से एक कॉमन डक्ट के थ्रू इसमें सिक्रीशन आते हैं जिसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। अब इसमें जूसेस आ गए, खाना आ गया, तो क्या होगा, ये जूसेस उस खाने पे पार्शियली आधे डाइजेस्टेड फूड पे काम करेंगे और उसे पूरी तरीके से डाइजेस्ट करवा देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके चलो और देख लो और क्या काम है भाई, बाइल इमल्सिफाइज फैट। अब जो लिवर से जो बाइल जूसेस आए थे वो क्या करेंगे, वो फैट्स का डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं, फैट्स का। और जो पैनक्रियाटिक जूस थे वो क्या कर रहे थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का डाइजेशन करते हैं। तो फैट्स का डाइजेशन करते हैं बाइल, बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। अब इंटेस्टाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, फिंगर लाइक विलाई या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। अगर इंटेस्टाइन को अंदर से देखें तो उसमें छोटे छोटे ऐसे 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 फोल्ड रहते हैं, इस टाइप के फोल्ड रहते हैं, विलाई माइक्रोविलाई बोलते हैं इन्हें। तो इस तरीके के फोल्ड क्यों रहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये जो विलाई माइक्रोविलाई रहते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं। आप खुद देखो ना, एक चीज़ तो मैंने ये ड्रॉ करी और दूसरी चीज़ मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है ये फोल्डेड वाली चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यही होता है कि खाना जो डाइजेस्ट हो गया उसको अब्जॉर्ब भी करवाना, तो इसीलिए इनमें प्रेजेंट होती है विलाई और माइक्रोविलाई। अब जितना एब्जॉर्ब होना था वो हुआ। अब कुछ जो अनडाइजेस्टेड, बिला जो किसी काम का नहीं है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना था, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, सॉलिड वेस्ट बनकर रेक्टम में चला जाता है। और रेक्टम से फाइनली एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोका। और प्रोसेस जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है तो प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। इज दैट क्लियर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जिसमें हमने देखा दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हियर वी आर डन विद डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम अगला सिस्टम स्टडी कर लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन सिर्फ एक टाइप से नहीं होता। मैं आपको बोलूँ कि आपके बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो आप बोलोगे मैम इट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, इट इज थ्रू लंग्स। तो फ्रॉग्स में भी होता है लंग्स से, मतलब पल्मोनरी तो होता है। सेकंड जो उसमें होता है वो उसमें होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो आप में नहीं होता। क्यूटेनियस का मतलब होता है थ्रू स्किन, स्किन से भी होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो उसमें होता है बकोफेरेंजियल। बकोफेरेंजियल मतलब बकल कैविटी से उसमें होता है, बकल कैविटी। और अगर हम लार्वल वाली स्टेज में बात करें तो गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, जिसके लिए स्पेसिफिक कोई टर्म नहीं है। ओके, समझ में आ रही है बात। तो रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स जो है वो चार तरीके से हो सकता है, चार ऑर्गन से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, बकल कैविटी से हो सकता है, और या फिर गिल्स से भी हो सकता है। तो स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आपको देखो खुद समझ में आनी चाहिए ये वाली चीज, स्किन से कब होगा रेस्पिरेशन, स्किन से जब होगा जब वो पानी में है। तो अब लंग्स से उसके लिए रेस्पायर करना पॉसिबल नहीं है, तो जब वो पानी में होगा तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और कहाँ से, पानी में ऑक्सीजन रहती है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो जाती है बॉडी में और उसको ऑक्सीजन मिल जाती है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। और जब वो अपनी समर स्लीप और विंटर स्लीप में होता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, उस टाइम में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मल अगर कोई भी फ्रॉग है वो ज़मीन पे रह रहा है तो उसमें तो ठीक है, नॉर्मल चल रहा होगा, लंग्स से पल्मोनरी रेस्पिरेशन चल रहा होगा। लेकिन अगर वो पानी में है तो उसमें क्यूटेनियस होगा, या फिर वो समर स्लीप या विंटर स्लीप, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन वाली कंडीशन में है, तब भी उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। इज दैट क्लियर। तब उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। अब देखो, ऑन द लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। अब लैंड की अगर हम बात करें, जमीन पे आ गया, तो बकल कैविटी से रेस्पिरेशन हो सकता है, बकोफेरेंजियल, स्किन से हो सकता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड लंग्स से हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेशन बहुत ईजी हो गया। अगर जमीन पे रह रहा है, जमीन पे रह रहा है तो स्किन से भी कर सकता है,
बकल कैविटी से भी कर सकता है और लंग से भी कर सकता है। लेकिन अगर पानी में है या फिर सोया हुआ है, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में है, तो सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, यानी कि थ्रू स्किन। ओके, समझ में आ गई बात? ओके। Lungs are the pair of elongated pink colored sac like structure present in thorax, air enter through nostril and the buccal cavity and then into the lungs। अब उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं उनको उन्होंने बोला कि इलोंगेटेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये तो स्टमक है, ये जो दिख रहा है ना दो पिंक कलर के स्ट्रक्चर आपको, ये और ये जो आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर द लंग्स। लंग्स किससे कनेक्टेड कहाँ होते हैं? थॉरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। और एयर कहाँ से एंटर करेगी? नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, नॉस्ट्रल, वहां से एयर एंटर करेगी, बकल कैविटी में जाएगी और फिर सीधे लंग्स में चली जाएगी। इस तरीके से पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। तो नॉस्ट्रल है, उससे एयर एंटर करेगी, एयर एंटर करके बकल कैविटी में जाएगी और बकल कैविटी से सीधे कहाँ पहुंच जाएगी? लंग्स में एयर पहुंच जाएगी। इस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहली बात, इट इज क्लोज्ड टाइप। तो क्लोज्ड और ओपन से क्या मतलब था भैया, बताइए? चलिए, पढ़ा है हमने कभी ना कभी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मतलब है कि कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, ब्लड खुले में बह रहा है, खुले में, ओपनली, कोई भी प्रॉपर चैनल्स नहीं है जिनमें ब्लड फ्लो होगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन। बट यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मतलब है कि प्रॉपर चैनल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, एंड दैट चैनल्स, दैट पाथवेज आर नोन एज ब्लड वेसल्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। इंक्लूड ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम पे इसमें कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट जो है वो मोटर है, ब्लड वेसल जो है वो पाइपलाइन है, रास्ते हैं, एंड ब्लड इज द पानी, फ्लूइड जो उसमें बहने वाला है। तो आप तो ऐसे ही रिलेट करो, किसी दूर वाली जगह से पानी आना है, तो सबसे पहले तो पानी ही होना चाहिए, दूसरी चीज़ पाइप होने चाहिए आने के लिए, और तीसरी चीज़ पंप करने के लिए मोटर होनी चाहिए। तो पंप करने के लिए मोटर हो गई हार्ट, पानी हो गया ब्लड, और जो रास्ते हो गए दैट आर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फैटिक सिस्टम। तो पहला उसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम हो गया, और दूसरा उसमें क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फैटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। तो उसमें क्या आ जाएगा? लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो एक उसमें होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा उसमें होता है लिम्फैटिक सिस्टम। तो आपकी बॉडी में दो फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब लिम्फ का क्या रोल होता है, लिम्फ क्या करता है, ये पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ओके, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में आपको लिम्फ हम पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, तो अभी आप याद रखिए लिम्फैटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? लिम्फ द फ्लूइड, लिम्फैटिक चैनल्स या वेसल्स जिसमें बहने वाला है, और लास्टली लिम्फ नोड्स। अब इसका क्या काम होता है बाद में पढ़ेंगे। हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब हार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट कुछ इस टाइप का होता है। ऊपर जो होते हैं वो 2 ऑरिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट ऑरिकल और एक राइट ऑरिकल, और ये नीचे कॉमन होता है वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इसमें पूरा डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट जो होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है पूरी तरीके से, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइन द राइट एट्रियम। अगर हम बात करते हैं राइट एट्रियम की, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, आपको इस डायग्राम से शायद ही समझ आए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल, और ये क्या हो जाएगा? नीचे कॉमन वेंट्रिकल। तो अगर हम लेफ्ट वाले, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? राइट वाले एट्रियम की, तो राइट वाले एट्रियम पर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनस विनोसस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइनस विनोसस। अब साइनस विनोसस क्या करता है? साइनस विनोसस बॉडी से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है।
क्या करता है, बॉडी से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और उसको पूरे को लेके आता है राइट एट्रियम में। कहाँ लेके आता है, राइट एट्रियम में। तो जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का वो पहले किस में पहुंचता है, साइनस विनोसस में, एंड देन टू राइट एट्रियम। ओके, द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल यहाँ पे ओपन होता है कोन लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इसका नाम ही होता है कोनस आर्टरियोसिस। क्या नाम होता है इसका, कोनस आर्टरियोसिस। तो बॉडी में ब्लड जाने से पहले अगर वेंट्रिकल से निकला है तो वो किसके थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, थ्रू कोनस आर्टरियोसिस। तो आप ध्यान रखो, ब्लड में 3 चेंबर के अलावा 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टरियोसिस। साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो कोनस आर्टरियोसिस होता है वो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल के बाहर प्रेजेंट होता है, जो हमारा कोन शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलो, तो आपको समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ साइनस विनोसस का एंड कोनस आर्टरियोसिस का। ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट इज कैरिड टू ऑल बॉडी पार्ट बाय द आर्टरीज। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब इसमें देखो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड नहीं बोल सकते क्योंकि बॉडी में मिक्स्ड ब्लड ट्रांसफर होता है। कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड। तो ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट इज कैरिड टू ऑल द बॉडी पार्ट बाय द आर्टरी। तो ब्लड आता किसके थ्रू है हार्ट में, वेन्स के थ्रू। वेन्स लेके आती हैं उसको हार्ट में, और हार्ट भेजता है पूरी बॉडीज में थ्रू आर्टरीज। तो वेन्स एंड आर्टरीज क्या हो गई, दीज आर द पाइप्स और द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड को जो लेकर आई वो हो जाती हैं वेन्स, और ब्लड को जो लेके जाएंगे वो हो जाती हैं आर्टरीज। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म अ वीनस सिस्टम। तो दिस इज वीनस सिस्टम एंड दिस इज आर्टीरियल सिस्टम। ब्लड लेके आना इज वीनस सिस्टम, एंड दिस इज आर्टीरियल सिस्टम। ओके, चलो, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो सुनो, वेन्स जनरली क्या करती हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को हार्ट से कनेक्ट करती हैं, लेकिन देयर आर वेन्स जो कि 2 ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और ऐसे वाले वेन्स को हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन्स। 2 ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट वेन्स को क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन्स। तो पहला कौन सा सिस्टम होता है इसमें, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक वेन है जो प्रेजेंट है बिटवीन लिवर, वेन्स बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है इसमें एक वेन। तो पहला तो इसमें होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो 2 पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, एक होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टल मतलब क्या होता है, पोर्टल वेन मतलब कि 2 ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है वेन। ओके, और जनरली वेन का काम क्या होता है, एनी ऑर्गन टू हार्ट, सीधे हार्ट। लेकिन अगर 2 और दूसरे ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है वेन्स तो हम आप उसको बोलते हैं पोर्टल। तो इसमें एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है और एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड रीनल पोर्टल सिस्टम लिखा तो हुआ है बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड कंटेन प्लाज्मा एंड सेल्स। अब ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, द मैट्रिक्स एंड द सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कि आरबीसीज में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। ह्यूमन की बात करें तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन अगर हम फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग्स में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। एंड कंटेन हीमोग्लोबिन, और साथ ही साथ में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू टिश्यू। और ब्लड का काम क्या होता है, बेसिकली गैसेस का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट एंड वाटर का टू टिश्यूज। तो वेरियस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरा वीनस पोर्टल सिस्टम जो है लेके आया हार्ट को। हार्ट ने ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया। ब्लड का क्या काम है आपको समझ में आ गया, गैसियस एक्सचेंज वगैरह। 2 पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बिटवीन किस किस के बीच में, लिवर एंड इंटेस्टाइन, एंड दूसरा पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो 2 पोर्टल सिस्टम है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए
आगे बढ़ते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ और बातें अब यहाँ पे हेडिंग चेंज नहीं करी है। दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड किडनी, पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, क्लोका होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 क्लोका। तो क्लोका इज द ओपनिंग, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स 2 किडनी, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द क्लोका। किडनी कैसी होती है? डार्क कलर की होती हैं, डार्क रेड एंड बीन शेप्ड होती हैं, डार्क रेड एंड बीन शेप जैसे ह्यूमंस में होती हैं। फाउंड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये बॉडी में पोस्टीरियर पीछे के साइड, जब भी अगर हम ह्यूमंस की भी बात करते हैं और अगर किडनीज का ऑपरेशन होना होता है तो कट हमेशा पीछे से लगाते हैं, बिकॉज जो किडनी है वो पीछे साइड है। आगे आप बात करें तो आपको इंटेस्टाइन मिल जाएगा, स्टमक मिल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये सब मिलेगा। आप जब उसको हटाओगे तब आपको पीछे साइड किडनी मिलेगी। ओके, तो किडनी कहाँ रहती है? पोस्टीरियरली रहती है बॉडी कैविटी में ऑन बोथ द साइड। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी में जो काम करने वाली चीज़ है वो कौन है? नेफ्रॉन। अब किडनी है, किडनी से कौन ज्वाइन रहते हैं? किडनी से ज्वाइन रहते हैं 2 यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम द किडनी। तो किडनी से एमर्ज होते हैं 2 यूरेटर्स। क्या एमर्ज होते हैं? 2 यूरेटर्स। ओके, फिर ये जो 2 यूरेटर्स एमर्ज होते हैं और ये क्या करते हैं आगे? चलो देखते हैं क्या करते हैं। इन मेल फ्रॉग्स यूरेटर्स एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोका। अब अगर हम मेल्स की बात करें, मेल्स में, तो मेल्स में एक्चुअली हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कनेक्टेड होता है एंड में, और इसको ही बोल देते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, और क्लोका में वो आके ओपन होता है। मतलब क्लोका जो है वो एक ओपनिंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी, तो इट इज़ यूरोजेनाइटल। लेकिन फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यूट्रस एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोका। तो यहाँ पे फीमेल्स में भी क्लोका में ही ओपन हो रहे हैं, लेकिन यूरेटर्स अलग ओपनिंग है और ओविडक्ट की अलग ओपनिंग है। मतलब कि यूरोजेनाइटल एक साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेल फ्रॉग्स में इट इज़ कॉमन। ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। ह्यूमंस में भी अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो दे हैव अ कॉमन यूरोजेनाइटल पाथवे। उनकी बॉडी में जो एक बाहर आने का जो रास्ता है, द एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉमन। ओके, चलो। The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens in the cloaca। और अब बहुत ही थिन वॉल्ड एक पतली दीवारों वाला यूरिनरी ब्लैडर होता है जो भी पोस्टीरियर साइड में होता है, रेक्टम के पीछे होता है ना, प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, सॉरी रेक्टम के आगे होता है, ऑल्सो ओपन्स इन द क्लोका। वो भी जाके कहाँ ओपन होता है? क्लोका। तो क्लोका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखो इस चीज़ को, जो क्लोका है वो 3 सिस्टम्स के लिए कॉमन ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। अब फ्रॉग का जो एक्सक्रीशन होता है उसके बेसिस पे फ्रॉग को बोला जाता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब होता है उसको वो एक्सक्रीशन करता है यूरिया का। किसका एक्सक्रीशन करता है? यूरिया, एक्सक्रीट्स यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। अब जो यूरिया फॉर्म हुई किडनी में, फिर ये क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इट इज कैरिड टू द ब्लड में पहुंचते हैं एंड द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। तो जो भी बॉडी में ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो पहुंचेंगे लिवर में, लिवर से पहुंचेंगे किडनी में और वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं, किडनी से वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, तो एक्सक्रीशन इज मेनली रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ही यही होती है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम फाइनली आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या देखेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स वाला सिस्टम। तो कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में? तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं इसमें? थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, देन एड्रीनल्स ग्लैंड, और ये एड्रीनल 2 बार लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो इसमें थाइमस ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, पैनक्रियाटिक, एड्रीनल, यही सारी ग्लैंड ह्यूमंस में भी होती है।
हर ग्लैंड के अपने अपने फंक्शन है। थाइमस थाइमोसिन सिक्रीट करती है। पीनियल ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है। देन पैनक्रियाटिक आइलेट्स की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वो कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती हैं। और देखो तो कौन कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड। पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं वही सारी की सारी एक फ्रॉग में भी प्रेजेंट होती हैं। और जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ह्यूमन में वही हार्मोन सेम रिलीज होता है फ्रॉग में भी। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन आर वेरी मच सिमिलर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दो ही देखने होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम देख लिया, अब नर्वस सिस्टम देख लो। नर्वस सिस्टम में, तो नर्वस सिस्टम में इनमें क्या होता है, एक तो इसमें होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं CNS, और CNS में दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड उसमें प्रेजेंट होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं बॉडी की सारी नर्व्स, तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और तीसरा होता है उसमें ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो CNS रहता है इसमें जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा होता है उसमें PNS जिसमें आती है नर्व्स, क्रेनियल एंड पेरी स्पाइनल नर्व्स। और तीसरा उसमें ANS होता है जिसमें आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रक्चर्स। तो तीन टाइप के इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, समझ में आ गया, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और किसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम बात करते हैं अगर ब्रेन की, तो ब्रेन सबसे पहले डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम ब्रेन की बात करें फ्रॉग की, तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, फोर ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होता है, स्मेल वाले स्ट्रक्चर, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। तो देयर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन द फोर ब्रेन। नंबर वन, उसमें आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेकेंडरी, उसमें आ जाता है सेरेब्रम। क्या आ जाता है, सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और एक और स्ट्रक्चर होता है जो अनपेयर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायंसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। सेकेंडरी देखते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है ऑप्टिक लोब्स। क्या होती है, ऑप्टिक लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल के लिए, ऑप्टिक लोब्स विजन के लिए। एंड लास्टली हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या क्या होता है, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यही सारे पार्ट्स आप पढ़ोगे जब आप ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करोगे। तो जस्ट लर्न द नेम्स, कौन कौन से पार्ट किस किस पार्ट में प्रेजेंट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और तीनों में कौन कौन से वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूड हैं। अब medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column। अब क्या होता है, ये तो जैसे सपोज ये ब्रेन हो गया इस तरीके का, यहाँ पे ब्रेन हो गया, ब्रेन के यहाँ पे सबसे पीछे साइड में प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम यहाँ पे ऐसे करके कंटिन्यू हो जाता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे गड्ढा है, फोरामेन है जिसके थ्रू वो पास हुआ। इस फोरामेन को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। क्या बोला जाता है, फोरामेन मैग्नम। और यही सेरेबेलम नीचे कंटिन्यू हो जाता है एज स्पाइनल कॉर्ड। किसकी तरह कंटिन्यू हो जाता है, एज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा ब्रेन, और ब्रेन कंटिन्यू हो गया किसकी तरह, स्पाइनल कॉर्ड की तरह। और बीच में ये जो फोरामेन पड़ा जिसके थ्रू ये निकला, दैट इज फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इज दैट क्लियर। और जो स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रा। क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो गया पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के CNS। क्या हो गया, CNS। अब हम देख लेते हैं फाइनली सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी पैपिला। सबसे पहले उनमें प्रेजेंट होते हैं सेंसरी पैपिला विच आर सेंसिटिव फॉर टच। सेकेंड होते हैं टेस्ट बड फॉर टेस्ट, नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल, नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल। सिंपल आइज, सिंपल आइज होती हैं फॉर विजन, पेयर्ड एंड सिचुएटेड इन ऑर्बिट। आइज होती हैं विच आर सिंपल आइज। एंड लास्टली इसमें होता है टिम्पैनम। तो आपने देखा था टिम्पैनम प्रेजेंट था, प्रॉपर ईयर नहीं होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, जिसका दो काम है। पहला तो उसका काम है हियरिंग, और दूसरा उसका काम होता है बैलेंसिंग। तो
अपना भी जो हीयर है उसके दो काम, उसे स्टैटोएकोस्टिक ऑर्गन बोलते हैं। तो स्टैटोएकोस्टिक का क्या मतलब होता है, पहला तो मतलब उसका काम हो गया हियरिंग, और दूसरा उसका काम होता है बैलेंसिंग। तो किसी को चक्कर आ रहे हैं, बार बार गिर गिर पड़ रहा है, मतलब उसके अंदर कान के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस, उसमें कुछ दिक्कत आई है तभी वो गिर गिर पड़ रहा है। तो फ्रॉग की भी बात करें तो टिम्पैनम जो है हियर लाइक ऑर्गन, उसके दो काम है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। सो दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ अ फ्रॉग। अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले होते हैं उसमें पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस। तो अगर मेल है तो मेल में क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। तो उसमें येलो कलर की ओवोइड टेस्टेड होते हैं विच आर पेयर्ड, which are found adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum। तो ये पेरिटोनियम जो होता है किडनी का अपर पार्ट, उससे ही कनेक्टेड होता है। तो पहला पार्ट क्या होता है इनमें, टेस्टिस, वास एफरेंशिया। सेकंड डक्ट जो उसमें होती है वो सबसे, फिर सेकंड जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया जो कि हो गया टेस्टिस, जिसमें मेल गैमेट फॉर्म होंगे। सेकंड पहली जो उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया किससे निकलती है, टेस्टिस से। Then they enter the kidneys on their side and open into Bidder's canal। अब वास एफरेंशिया जो होते हैं वो जाके एक कैनाल में ओपन होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिडर्स कैनाल। It communicate with urogenital duct that comes out of the kidney and opens into cloaca। तो ये बिडर्स कैनाल में ओपन हुए हमारे वास एफरेंशिया, और फिर ये जो बिडर्स कैनाल है ये जाके कम्युनिकेट करती है किससे, यूरोजेनाइटल डक्ट से, और एक साथ फिर ओपन हो जाते हैं क्लोका में। किस में ओपन हो जाते हैं, क्लोका में। The cloaca is small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior। तो आप खुद देख लो क्लोका किस किस की ओपनिंग है, फीकल मैटर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की, यूरिन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एंड लास्टली स्पर्म्स मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो क्लोका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्टेज, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है, एंड तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग है। तो क्लोका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर 3 सिस्टम्स। और मेल्स में क्या क्या याद रखना है, टेस्टिस कनेक्ट होते हैं वास एफरेंशिया से, वास एफरेंशिया जाके ओपन होती है इनटू बिडर्स कैनाल, और बिडर्स कैनाल जाके ज्वाइन करती है यूरोजेनाइटल डक्ट को। किसको ज्वाइन करती है, यूरोजेनाइटल डक्ट। ओके चलो अब ये देख लो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द येलोइश कलर स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस हैं, उससे निकले बहुत सारे वास एफरेंशिया आके ज्वाइन हो गए यूरोजेनाइटल डक्ट में, और फाइनली ओपन हो गए क्लोका में। ठीक है, किसमें ओपन हो गए, क्लोका में। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पे टेस्टिस होता है, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो तो टेस्टिस जो है वो कनेक्टेड थे मेल के किडनीज के साथ में बाय अ मेसोर्कियम, पेरिटोनियम फोल्ड था एक, लेकिन फीमेल्स में ओवरी और किडनीज के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। A pair of oviduct arise from the ovary open into the cloaca separately। और अब ओविडक्ट अराइज होते हैं ओवरीज से, ओवरीज से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओविडक्ट, और वो जाके ओपन होते हैं ओवरीज में, और फाइनली दे बोथ ओपन आउट इनटू द क्लोका। अब मैच्योर एंड फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, और जो एक मैच्योर फीमेल है वो एक बार में 2500 से 3000 ओवा रिलीज करती है, और फिर वो ओवा जो है मेल जो आता है उसके स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है जनरली इन वाटर। किस में होता है, वाटर में। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, टेक्स प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज होती है एक जिसे बोलते हैं टेडपोल। इट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एन एडल्ट। तो क्या हुआ, फीमेल ने एग ले करे, मेल के स्पर्म्स आके उनसे फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगॉट बना, जाइगॉट के बाद कैसा हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया, लार्वल स्टेज आएगी जिसे टेडपोल बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस से वो टेडपोल अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, लास्ट टॉपिक दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्रॉग। तो क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है फ्रॉग की? फ्रॉग जो होता है वो फूड वेब या फूड चेन को मेंटेन रखता है। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप।
कीड़े वीड़े खा लेते हैं, तो इसलिए अपने हमारी फसलों को बचा रहे हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रख रहा है फ्रॉग, बिकॉज ये एक बीच में कनेक्टिंग लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। इन सम कंट्री मस्कुलर लेग फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फ्रॉग। चाइना के लोगों को देखा ना, सांप बिच्छू केचुआ कुछ भी पकड़ के खा जाते हैं। तो देयर इज अ वेराइटी ऑफ फ्रॉग नोन एज मस्कुलर लेग फ्रॉग, जिसको कुछ कंट्रीज में खाया जाता है, एडिबल होता है वो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आ गई आपको बात समझ? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अ फ्रॉग, एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।